1811-4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, हम लोग में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी और आज हम बात करेंगे पहली बार टेलीविजन पर टेलीविजन के बारे में। देश में पिछले दिनों से एक बहस शुरू हो गई है कि टेलीविजन और खासकर टेलीविजन में भी न्यूज चैनल्स, उनकी भूमिका क्या होनी चाहिए। इसमें दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान में जो पत्रकारिता है उसने हमारी आजादी की लड़ाई से लेकर के अब तक एक बहुत ही सकारात्मक भूमिका निभाई है, लेकिन पिछले दिनों में जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, उसके साथ में सभी जितने भी हमारी अर्थव्यवस्था के अंग हैं वो भी मजबूत होते जा रहे हैं। टेलीविजन और टेलीविजन में न्यूज टेलीविजन वो भी लगातार मजबूत होता जा रहा है, लेकिन पिछले दिनों में इस पर कई सवालिया निशान खड़े किए गए हैं। देश के सूचना और प्रसारण मंत्रालय का यह कहना है कि टेलीविजन चैनलों पर और टेलीविजन इंडस्ट्री के बारे में एक रेगुलेशन बिल आना चाहिए, इसका नियामक बैठना चाहिए और साथ ही एक कंटेंट कोड होना चाहिए कि क्या इन टेलीविजन चैनलों पर दिखाया जाना चाहिए, दिखाया नहीं जाना चाहिए। एक लंबी बहस और लंबा दौर बैठकों का इस पर चल रहा है और उन्हीं बैठकों के दौरान में यह पाया गया कि दर्शक क्या देखना चाहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि दर्शक क्या देखना चाहता है, इस पर बहस होनी चाहिए। इस मुल्क में टेलीविजन पर होनी चाहिए, घरों में होनी चाहिए और आपके स्कूल में, खेत में, खलिहान में बहस होनी चाहिए। इसी का हिस्सा आज ये बहस है, जिसमें कि तमाम टेलीविजन चैनलों के, दूसरे टेलीविजन चैनलों के लोगों को हमने आमंत्रित किया है एनडीटीवी में यहाँ पर, साथ ही राजनीतिक प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है और जो लोग देखते हैं उनके प्रतिनिधियों को भी इसमें आमंत्रित किया है। अभी कुछ देर में जब हाजिर होंगे तब देखेंगे कि हमारे देश में क्या न्यूज चैनलों को किसी कंटेंट कोड की या आत्म संयम की जरूरत पड़ रही है। कुछ देर में हम फिर होते हैं, पहले देखिए समाचारों की सुर्खियां। थाईलैंड के फुकेत में उतरते वक्त विमान के हुए टुकड़े, 66 लोगों की मौत, ज्यादातर यूरोप के सैलानी। वैशाली में पुलिस का खौफनाक चेहरा, भीड़ के शिकार लोगों को गंगा में बहाया, डीएम और एसपी का तबादला। सुपर 8 मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 10 रनों से हराया, शानदार शुरुआत के बाद बल्लेबाजों ने घुटने टेके। और बांग्लादेश के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के ब्रेट ली ने ली हैट्रिक, 2020 में रचा नया इतिहास। हम लोग में आज बहस टेलीविजन पर टेलीविजन के बारे में। जी हां, देश में यह बहस जारी है कि क्या न्यूज चैनल अपनी राह से भटक रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत में हम आपको यह बता दें कि इस समय न्यूज चैनल जो हैं वो हमारी अर्थव्यवस्था का किस तरह से एक अंग बने हुए हैं। देश में इस समय 9% के हिसाब से अर्थव्यवस्था प्रगति कर रही है। उसमें अगर देखा जाए तो मीडिया और एंटरटेनमेंट का जो हिस्सा है वो कोई 16 से 17% के हिसाब से प्रगति कर रहा है और टेलीविजन को अगर हम देखते हैं तो वो कोई 23% सालाना के हिसाब से प्रगति कर रहा है। और उसमें भी इस साल के पहले 6 महीनों में देखा जाए तो हिंदी टेलीविजन जो है वो कोई 52% के हिसाब से प्रगति कर रहा है। तो ये हमारी प्रगति में हिंदी टेलीविजन जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। लेकिन हिंदी टेलीविजन बहुत छोटा सा हिस्सा हमारी टेलीविजन इंडस्ट्री का है। मैं आपको बता देता हूं किस तरह से। देश में 11 करोड़ घर ऐसे हैं जिनके पास में टेलीविजन है। 11 करोड़ लोगों के पास में टेलीविजन है, जबकि आबादी आपको मालूम है 100 करोड़ से हमारे यहाँ ज्यादा है। इसमें से सिर्फ 7.5 करोड़ जो लोग हैं उनके यहाँ पर केबल और सैटेलाइट टेलीविजन है। इनमें से हिंदी जो जनरल एंटरटेनमेंट जो है, मनोरंजन जो है, वो देखने वालों की संख्या जो कोई 23% के आसपास है। रीजनल जो एंटरटेनमेंट है, जो बाकी भाषाओं में हमारी देश की में है, उसमें कोई 27% के आसपास लोग जो हैं वो टेलीविजन देखते हैं। उसका शेयर ये है। हिंदी जो है, हिंदी मूवीज जो हैं वो 10% देखते हैं और न्यूज, खबर, समाचारों का हिस्सा सिर्फ 8% बनता है। अब इस 8% के अंदर अगर हम देखते हैं तो हिंदी जो है वो 63% है। बाकी जो खबर है दूसरे हमारे बाकी भाषाओं में, उनका हिस्सा 24% के आसपास है। इंग्लिश का हिस्सा 7% के आसपास है और बिजनेस जो न्यूज है, व्यापार की जो न्यूज है, उसका हिस्सा 6% के आसपास है। तो हिंदी न्यूज जो है वो आप समझ सकते हैं कि 8% का
63% है, लेकिन इसको लेकर के एक बड़ी बहस जो है वो हमारे मुल्क में छिड़ी हुई है। आप सब लोगों से मैं बात करूंगा कि आप टेलीविजन पर क्या देखना चाहते हैं, क्या नहीं देखना चाहते हैं। आप लोग जो घर पे बैठे हुए हैं 56388 पर हमें SMS कीजिए और हमें बताइए कि आप क्या देखना चाहते हैं और क्या नहीं देखना चाहते हैं। शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि क्या चीजें हैं जो लोगों को टेलीविजन के बारे में अच्छी लगती हैं आजकल। कितने लोग ये समझते हैं कि टेलीविजन जो काम कर रहा है वो अच्छा काम कर रहा है और देश में जिस तरह से हमारी प्रगति जो हो रही है, आर्थिक प्रगति, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। कितने लोग समझते हैं कि टेलीविजन जरूरी हो गया है हमारे देश में? अधिकतर लोग ये समझते हैं। कितने लोग समझते हैं कि टेलीविजन को एक आत्ममंथन की, आत्मसंयम की जरूरत है? चलिए मैं अब जल्दी से शुरुआत कर लेता हूं, आप बताइए। पहले आपसे शुरुआत करता हूं, कोई ये जनता का प्रोग्राम है। हाँ, नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई भी समाचार के पीछे नीयत क्या है, सबसे बड़ी चीज ये डिपेंड करती है। जनता हो सकता है कि गलत नीयत वाली समाचार भी अच्छी लगे, लेकिन हमें यह सोचना है कि हम गलत नीयत वाली समाचार बैकडोर से क्यों दे रहे हैं, जिससे कि गलत प्रभाव पड़ रहा है। गलत प्रभाव पड़ रहा है, उस पर सोचने की जरूरत है। दूसरा जी, पॉलिटिकल पार्टीज के इश्यूज पर जो सामने जो चीज आ जाती है, जो पार्टियां सामने कहना चाहती हैं वो चैनल्स पर आ जाता है, जो नहीं कहना चाहती वो पीछे रह जाता है। दूसरी पार्टी के बारे में जो कहना चाहते हैं वो नहीं कह पाते। इसी तरह सेम दूसरे जो स्पॉन्सर्स बड़े हैं उनके एड्स आते हैं, वो जो पीछे नहीं कर पाते उनका नहीं रहता है। ये उसमें एक इनइक्वालिटी की बात आप कर रहे हैं कि वो है जी। सब लगाम तो हर चीज पे चाहिए और ये अच्छा होगा कि एक हल्की सी लगाम न्यूज चैनल्स पे भी लगे और उन्हें भी ये पता लगे कि हमारे ऊपर भी कोई है, अब हम बच नहीं पाएंगे। हम बच नहीं पाएंगे जी। आप? बिल्कुल लगाम होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल खुलेआम हर चीज दिखाया जाता है, ये इस पर बिल्कुल कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल होना चाहिए। और कितने लोग समझते हैं जो न्यूज जो समझते हैं अच्छी चल रही है, वो कितने लोगों ने हाथ उठाया था? आपने तो जल्दी से चलिए, थोड़े अच्छे वाले भी बात लोग होने चाहिए। असल में न्यूज बहुत शानदार चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस वक्त हमारे समाज में जो पारदर्शिता आई है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा न्यूज का रहा है। अभिषेक मनु सिंघवी साहब, लगाम होनी चाहिए, लेकिन लोगों का यह भी कहना है पारदर्शिता जो है वो ज्यादा आई है, जिम्मेदारी जो है वो न्यूज चैनल्स ने बढ़ाई है राजनेताओं की या जो कर्मी हैं, हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उनकी। तो क्या समस्या है? देखिए, पहली बात तो यह है पंकज के इस देश में हमारा जो संविधान है उसमें इतनी अभिन्न रूप से ये स्वतंत्रता प्रेस की गाड़ी भी है कि मैं समझता हूं कुछ भी चीज को हटा नहीं सकती। अनअमेंडेबल है, वो मूल ढांचा है हमारे संविधान का, इसलिए उसको तो मान के चलिए आप कि पूरा देश इस बात से गौरवान्वित है कि प्रेस यहां पर फ्री है। लेकिन एक दौर होता है विकास का, स्वतंत्रता का, बोलने का, खुलने का। एक दौर होता है जिम्मेवारी का। ये इतनी बात होती है सेल्फ रेगुलेशन की, बार बार इस शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। अपने गिरेबान में झांक के देखिए आप, प्रिंट मीडिया की बात कर लीजिए, विजुअल की कर लीजिए, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, मैं उमा खुराना के इंसिडेंट की बात भी नहीं कर रहा। आए दिन हम देखते हैं टीआरपी जैसी वाहियात बुनियाद पे आप लोग सब चलते हैं। कभी उसको आपने बदलने का सोचा? कभी आप में से किसी ने यह सोचा कि एक इंटरनल आंतरिक ऑम्बुड्समैन होना चाहिए? क्या आपने कभी सोचा कि अभी क्रिकेट का जो हुआ प्राइवेट, मैं प्रिंट मीडिया की बात कर रहा हूं उतना ही, क्रिकेट का जो हुआ प्राइवेट लीग हुई, मैं खुद बहस किया कोर्ट में बीसीसीआई की तरफ से, मैं उसकी मेरिट्स की बात नहीं कर रहा हूं बिल्कुल, लेकिन प्राइवेट जो नया लीग खुला है उनकी बहस अखबार के फ्रंट पेज में 4 अखबारों में छापी गई, दूसरी पक्ष की दलील भी नहीं छापी गई। तो ये जो गिरेबान में, और कौन से देश में, कौन से विकसित देश में रेगुलेटर नहीं होता है? क्या यूके कम समझता है अपने स्वतंत्रता को, प्रेस की स्वतंत्रता को? वहां रेगुलेटर है। तो ये कहना आसान है सेल्फ रेगुलेशन, लेकिन एक जो बाउंड्रीज निश्चित कर सके ऐसा रेगुलेटर आवश्यक है, होना चाहिए। और हमको बल्कि गर्व होना चाहिए कि हम इतने बढ़ गए हैं कि अब हमको उसकी बाउंड्रीज ले करना आवश्यक है, तय करना उसकी आवश्यक है, बाउंड्रीज जो है, सीमाएं बांधना आवश्यक है। कमर भाई नकवी साहब, इन्होंने बात की, टीआरपी की बात की कि क्या हम टीआरपी के गुलाम हो गए हैं? क्या यह समस्या है कि बिजनेस, मैंने अभी बताया कि क्या है टेलीविजन का बिजनेस, हावी हो रहा है क्रिएटिविटी के ऊपर, सृजन के ऊपर? देखिए, टीआरपी सारी दुनिया में है, ऐसा नहीं कि टीआरपी सिर्फ भारत में है, और सारी दुनिया में टेलीविजन कार्यक्रमों की लोकप्रियता टीआरपी से ही नापी जाती है। और मेरे ख्याल से देश में सर्वोत्तम जो है व्यवस्था है टीआरपी की। एक दूसरी बात जी, अभिषेक जी ने कहा कि रेगुलेटर होना चाहिए। पता नहीं अभिषेक जी ने ब्रॉडकास्टिंग बिल को उठा के देखा भी कि नहीं देखा है। ब्रॉडकास्टिंग बिल में इतनी जगह लिखा है
कि BRIA, ब्रॉडकास्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस चीज के लिए केंद्र सरकार को रिपोर्ट करेगी, इस चीज के लिए केंद्र सरकार रिपोर्ट करेगी। यानी ब्रॉडकास्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया केंद्र सरकार का एक उपकरण है, केंद्र सरकार का एक हथियार है, जिसके जरिए लगाम लगाई जाएगी। जिम्मेदारी होनी चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं। फिर वही बात मैं कहूंगा कि भाई प्रेस काउंसिल है यहाँ पर, पिछले 60 सालों से है। प्रेस काउंसिल क्यों निष्प्रभावी रही? कौन सा उदाहरण ऐसा है कि प्रेस काउंसिल निष्प्रभावी रही? दे दिया जाए तो क्यों ये रेगुलेशन मीडिया के अपने हाथ में क्यों नहीं होना चाहिए? और वो बहुत इफेक्टिव ढंग से चल रहा है, अभी तक चल रहा है, तो उसी को टीवी इंडस्ट्री पे रेप्लिकेट करना चाहिए। टीवी मीडिया का जो सेल्फ रेस्ट्रिक्शन है उसको टेलीविजन इंडस्ट्री के ऊपर आपको उसी हिसाब से एक ढांचा बनाना चाहिए। परंजोय गौड़ ठाकुरता, आप बड़े जिसे कहते हैं मुखर पिछले दिनों में हैं, डॉक्यूमेंट्री भी आपने इसी के ऊपर बनाई है, एथिक्स इन प्रेस, एथिक्स इन टेलीविजन न्यूज। पंकज, मैं ये टीआरपी के बारे में दो चीज कहना चाहता हूं। पहला बात है कि आपने अभी अभी जो कहा 11 या 12 करोड़ परिवार में भारतवर्ष में टेलीविजन सेट है, इसमें 7 या 8 करोड़ परिवार में केबल कनेक्शन है, डीटीएच यानी कि डायरेक्ट टू होम है। आप जो टैम है ना, टेलीविजन ऑडियंस मेजरमेंट, उसका जो सैंपल साइज है, वो जो पीपल मीटर लगाते हैं हर घर में, सिर्फ 7,500 पीपल मीटर है। इसका मतलब है सैंपल जो है ये 0.0001% से भी कम है। पहला बात मैं पंकज में कहना चाहता हूं, ये 7,500 पीपल मीटर में एक पीपल मीटर नॉर्थ ईस्ट पूरा जो 7 राज्य है, 8 राज्य है, एक भी नहीं है। पूरा जम्मू एंड कश्मीर राज्य में एक भी पीपल मीटर नहीं है। इससे बड़ा बात है, भारतवर्ष में 6 लाख गांव है, एक गांव में भी एक भी पीपल मीटर नहीं है। मेरा कहना यह है कि ये जो टीआरपी का जो हर हफ्ते जो डेटा आते हैं, इसके पीछे लोग पागल की तरह भाग रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए खर्चा हो रहा है। ये बहुत ही इनएक्यूरेट इंडिकेशन होता है कि जो कौन सा प्रोग्राम लोग को पसंद है, कौन सा सास बहू सीरियल कहिए या खबरों का चैनल। एक मिनट बाकी लोग को टीआरपी जो है ना, टीआरपी जो है, टीआरपी लोगों को जरा समझा दो कि टीआरपी इसका मतलब यह है कि कितने लोग कार्यक्रम देख रहे हैं, इसके लिए जो है कार्यक्रम पॉपुलर हैं टेलीविजन के ऊपर 7,500 घरों में, और उससे मालूम पड़ता है कि इतने लोगों ने ये कार्यक्रम देखा। और उसका सिस्टम कुछ ऐसा ही होता है, जिस तरह से आप समझ सकते हैं ओपिनियन पोल जो होते हैं उनका सिस्टम होता है। देखिए, जो प्रिंट मीडिया में सर्कुलेशन का, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का मामला था और उसको मैनेज अगर कर लिया तो आपको विज्ञापन ज्यादा मिलेगा। ये जो प्रोपोर्शन प्रिंट मीडिया में एक तरह से सेट हो गया है, उसी प्रकार ये विजुअल मीडिया में टीआरपी का करता है। एक मानक जो है वो होना चाहिए। टीआरपी डज नॉट प्रूव कि ये कार्यक्रम पॉपुलर है या नहीं, ये अच्छा है या नहीं। अच्छापन कंटेंट के बारे में टीआरपी का कुछ नहीं है, वो पैसे से मतलब है, सिर्फ पैसे से नहीं, देख मतलब कितने लोग देख रहे हैं। विज्ञापन कितना। श्रीराम खन्ना साहब, आप पैसे की बात की, कंज्यूमर वॉइस से हैं। हाँ, कि उन घरों में टीआरपी के मीटर लगे हैं जो परचेजिंग पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। एडवर्टाइजर को दर्शक से कोई मतलब नहीं है, उसको उस दर्शक से मतलब है जिसके पास परचेजिंग पावर है, जिसके जेब में पैसा है। और ये सारा तामझाम आपके और बाकी चैनल्स का 98% जो पैसा है वो विस्तार से आता है, और इश्तहार वो देता है जो पैसा खर्च के कमाना चाहता है, और वो वही कमाएगा जहां ज्यादा लोग पैसे वाले देखेंगे। बिल्कुल, जहां गरीब किसान देखे ना देखे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही। नॉर्थ ईस्ट में सेल 2% होती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता हिंदुस्तान भाड़ में जाए, हमारी एक देवी है वो लक्ष्मी। तो लक्ष्मी पर आधारित ये टीआरपी का जो तंत्र है, इसके बारे में सवाल करने की जरूरत है। एक मिनट में टीआरपी के बारे में जो बेसिक अवधारणा, बेसिक कंसेप्ट वो थोड़ा करेक्ट कर दूं। आपने कहा जो पैसे वाले घर हैं उनके यहाँ मीटर लगा है, ये गलत है। वो ACC A, ACC B, ACC C, ACC D, ACC E तक लगा है। E का मतलब गरीब से गरीब तबका, हाँ। और A का मतलब अमीर में भी लगाते हैं वो, हाँ। यानी गरीबों से लेकर के अमीरों तक के बीच में हर घर के सैंपल में, और उसी के आधार पे हम तय करते हैं कि कौन सा प्रोग्राम किस तबके के बीच में ज्यादा पॉपुलर हुआ। एक मिनट, मैं अभी ये पूरी बहस जो इस पर मैं अभी वापस लौट के आता हूँ। टीआरपी का मतलब ये नहीं है कि जिस आदमी ने इतनी अच्छी बात कही उस पर उतनी ताली पड़ी, तो टीआरपी का उससे आप कोई जो है वो उसको उससे नहीं मिला सकते। अभी हम आते, जो आपने बात कही कि क्यों ये तंत्र हमारे मुल्क में नहीं फैला हुआ है, और क्यों टेलीविजन जो है हमारा वो सब लोगों के जो मसाइल हैं, उनके जो सरोकार हैं, वहां तक नहीं पहुंच पा रहा। अभी कुछ देर में फिर आते होते हैं हम लोग में। आप क्या समझते हैं, आप टेलीविजन पर क्या देखना चाहते हैं, क्या नहीं देखना चाहते हैं? 56388 पर हमें SMS कीजिए, हम इसको अपने टेलीविजन इस कार्यक्रम के दौरान चलाएंगे। अभी कुछ देर में हम फिर आते होते हैं।
हम लोग आज बात कर रहे हैं टेलीविजन के बारे में। क्या न्यूज चैनल्स पर आप देखना चाहते हैं और क्या आप नहीं देखना चाहते हैं? क्या न्यूज चैनल्स को आत्मसंयम की जरूरत है? क्या न्यूज चैनल्स को एक नियमन की, रेगुलेटर की जरूरत है? और न्यूज चैनल की अपनी आचार संहिता होनी चाहिए? ये सवाल आजकल देश में सब जगह बहस के हिस्सा बने हुए हैं। और साथ ही जो टीआरपी के ऊपर बात हो रही थी अभी कुछ देर पहले, मैं आपको बताता हूं कि क्या स्थिति हमारे मुल्क में इस समय है। अगर हम ताजा आंकड़े देखते हैं तो देश में जो इनकम हमारी है, आय जो है वो 10% सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं, उनकी आय 4,97,000 प्रति व्यक्ति है। पर कैपिटा इनकम जिसे कहते हैं, 10% जो टॉप के लोग हैं, जो रहते हैं शहरों में जो रहते हैं, और 10% सबसे गरीब जो लोग हैं, उनकी प्रति व्यक्ति आय जो है वो 16,200 रुपए है। तो देश में असमानता जो है वो है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों को उठाते हैं तो वहां पर 1,94,000 प्रति व्यक्ति आय है, 10% उन लोगों की जो पैसे वाले हैं हमारे गांव में, और सिर्फ 8,900 रुपए प्रति व्यक्ति आय है जो कि गरीब लोग हैं 10% गांव के। अब इसके हिसाब से हम देखें तो जाहिर है टेलीविजन सेट उन लोगों के पास में ही होगा जो पैसे जिनके पास में है। मोटी सी बात है। ये लोग कहां पर हैं? ये लोग दिल्ली में 85% लोगों के पास में टेलीविजन सेट है, चंडीगढ़ में 84% लोगों के पास में टेलीविजन सेट है, पंजाब पूरे राज्य में 78% लोगों के पास टेलीविजन सेट है, गोवा में 75 और पुडुचेरी में 71। अब देखिए वो जहां पर टेलीविजन सेट लोगों के पास में नहीं है, बिहार में सिर्फ 14% लोगों के पास में टेलीविजन सेट है, झारखंड में 23%, मेघालय में 27% और छत्तीसगढ़ में 27%। बिहार में जो कि किसी जहां पर टीआरपी के मीटर ही नहीं लगे हुए हैं, वहां पर सिर्फ 14% घरों में बिजली है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जहां टेलीविजन होगा टीआरपी वहीं जाएगी। और इसलिए जो हम असमानता कह रहे हैं कि टीआरपी का सिस्टम असमानता का है, वो हमारे मुल्क की असमानता को दिखाता है। ये एक बहुत बड़ी बात है और हमको ये सोचना पड़ेगा कि किस तरह से जहां पर बिजली नहीं है, जहां पर लोगों के पास टेलीविजन नहीं है, स्कूल नहीं है, वहां पर कैसे चीजें पहुंचे। ये बहुत एक जरूरत की बात यहां पर है। तो सर टीआरपी जो है, देश हमारा, साहित्य को पहले हम समाज का दर्पण कहते थे, ये नया साहित्य है। समाज हमारा जो है असमान है और वो उसका दर्पण है। दर्पण नहीं है, यही मुद्दा है। अगर टीआरपी सही दर्पण होता तो वो भारत की विविधता को रिफ्लेक्ट करता। इन्होंने, मुझे खुशी है, परंजॉय ने आंकड़ों के साथ वही कहा जो मैंने क्षमा याचना के साथ वाहियात शब्द का इस्तेमाल किया। क्या अभी तक आपकी इंडस्ट्री ने, प्रिंट या विजुअल ने, कोई प्रयत्न किया है कि इसके कवरेज को 7,500 से और 6 लाख गांवों में जीरो होने से बढ़ाकर उसको थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव किया जाए? ये सिंपल प्रश्न है। बिल्कुल। आज प्रश्न ये नहीं है, बल्कि ये भी गलत है कहना कि 11 करोड़ आपके यहाँ टेलीविजन सेट्स है। सही आंकड़ा होता है व्यूअरशिप का। 11 करोड़ टेलीविजन सेट्स पे एक घर में 4 लोग, अगर हम 41 करोड़ लोग देखते हैं, 41 करोड़ लोग भारत में देखते हैं, विश्व में सबसे ज्यादा। इसलिए, और ये भी सही नहीं है कहना, क्योंकि जो कंटेंट है बहुत हद तक आपकी इस गलत मिसलीडिंग टीआरपी रेटिंग पे आधारित होता है। जब आप समझते हैं कि इस प्रोग्राम को लोग ज्यादा देख रहे हैं तो आधारित होता है उसके ऊपर कंटेंट। और एक चीज बताना चाहूंगा मैं, इस बिल में कहीं भी हमने सबने इसको अपने नजरिए से पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने इस नजरिए से पढ़ा होगा कि जहां तक हो सके पुराना प्रेस काउंसिल चलता रहे, प्रेस काउंसिल ने क्या किया क्या नहीं किया सब जानते हैं। लेकिन इस बिल में कहीं एक क्लॉज ऐसा नहीं है जहां की केंद्र सरकार को डायरेक्ट पावर हो, सिवाय उन आधारों पे जो कि विश्व भर में सब जगह माने गए हैं, यानी नेशनल सिक्योरिटी, रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज वगैरह वगैरह। बाकी आपके पास अगर टेलीकॉम है, आज की जो मॉडर्न आधुनिक एक ट्रेंड है वो है रेगुलेटर्स का। टेलीकॉम में रेगुलेटर है, एपेलेट है, बिल्कुल, हाइड्रोकार्बन में है, बिजली में है, विश्व भर में जो परिपक्व इंश्योरेंस में है, स्टॉक एक्सचेंज में है, सब जगह। इतना भय क्यों? नहीं, भय नहीं, क्यों? कोई भय नहीं, अंदर से क्यों एक रेजिस्टेंस? ये एक मिनट रुकिए, सुधीर हमारे साथ में यहाँ बैठे हुए हैं। सुधीर चौधरी आजकल सवालों के घेरे में हैं, इनके कार्यक्रम, इनके चैनल पे कार्यक्रम दिखाया गया, उस पर केस भी हो चुका है। आप बताइए, क्या ये भय है कि इस तरह की चीजें होंगी और इसलिए वो आप नहीं चाह रहे हैं कि सब रेगुलेटर होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो मैं एक सेंटेंस टीआरपी के बारे में बोलना चाहता हूं। एग्जिट पोल आपने सुना होगा, चुनाव से पहले हमेशा एग्जिट पोल होता है। एग्जिट पोल ये बताता है कि ये पार्टी जीतने वाली है, ये पार्टी हारने वाली है। उसके बाद एक फाइनल रिजल्ट आता है आपकी वोटिंग का, फिर यह तय होता है कि एग्जिट पोल सही था या एग्जिट पोल गलत था, और फिर आप एग्जिट पोल करने वाले को गाली देते हैं ये कहते हुए कि आपने गलत बताया। टीआरपी जो है सिस्टम बिल्कुल एग्जिट पोल जैसा है। हर शुक्रवार को एक एग्जिट पोल आता है जो आपको बताता है कौन सा चैनल जीता और कौन सा चैनल हारा। लेकिन फाइनल रिजल्ट कहां है? वोटिंग में फाइनल रिजल्ट आता है जिसके आधार पर आप यह तय करते हैं कि यह सही है या गलत है। हमारे सिस्टम में फाइनल रिजल्ट नहीं है, और अभी तक वो फाइनल रिजल्ट का क्या सॉल्यूशन हो सकता है? फाइनल रिजल्ट लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे,
दर्शक ये भी जो मैं है आपको वो बताता फाइनल हूं। रिजल्ट है। जब हमें अपने चैनल का स्वरूप बदलना था, एक फाइनल रिजल्ट देते नहीं, हैं। हम जो कंटेंट बनाते हैं दर्शकों के लिए बनाते हैं। हमने ये जानने की कोशिश की हमेशा कि दर्शक क्या चाहते हैं, और मैं आपको बताऊं जितने दर्शकों से मैं मिला अभी तक, सब लोग ये चाहते हैं कि वो साफ सुथरा पारिवारिक कंटेंट देखना चाहते हैं। वो राखी सावंत के फिगर के बारे में आधे घंटे का डिस्कशन नहीं चाहते हैं, वो सुपरफ्लुअस खबर नहीं चाहते हैं। लेकिन जब रिजल्ट आता है टीआरपी का, तो आप देखते हैं कि राखी सावंत की फिगर पर आपको ज्यादा नंबर मिलते हैं, और विदर्भ में किसानों ने आत्महत्या की उस पर आपको लोएस्ट नंबर मिलता है। और फिर आपके चैनल को यह ब्रांड किया जाता है कि आपका चैनल सबसे नीचे है, क्योंकि आपके पास नंबर्स नहीं है। और उसके पास जो आदमी आपको विज्ञापन देता है वो ये कहता है कि मैं आपको कम दर दूंगा, कम पैसा दूंगा, क्योंकि आपके नंबर्स कम है। यहां तक कि सरकार डीएलपी भी जो ये जो समस्या है, मैं मैं समस्या उठा रहा था। मैंने भी आंकड़े सारे आपको बता दिए कि क्यों हमारा एसक्यू है। एसक्यू हमारे इसलिए है क्योंकि पैसा ही लोगों के पास में नहीं है। दक्षिणी दिल्ली और दक्षिणी बंबई के एक घर में 3-3 टेलीविजन सेट हैं, जबकि बिहार में जो है वो 14% घरों में बिजली है सिर्फ। आप ये मुझे बताइए कि क्या ये एसक्यू इसलिए हुआ है कि असमानता की वजह से हुआ है, या जो टेलीविजन के जो लोग हैं, एग्जीक्यूटिव हैं आप जैसे, उनके भेजे में यह है कि मैं अगर चलता हुआ माल बेचूंगा तो पैसा ज्यादा आएगा? नहीं, ये दोनों चीज है, ये दोनों चीज है। क्योंकि ये असमानता देश में है तो है, ये हम मतलब वी आर कवरिंग इट अप। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हम 10 साल में इतना ज्यादा परिवर्तन हो गया है कि जो गरीबी के नीचे के लोग हैं वो एकदम से ऊपर आ गए हैं। और उसी पर ये जो टीआरपी का सिस्टम है, ये कमर्शियल मॉनिटरिंग का सिस्टम है। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि ये कंटेंट मॉनिटरिंग नहीं, कमर्शियल मॉनिटरिंग का सिस्टम है। ये इंडस्ट्री की तरफ से इजाद किया गया, वो ये डिसाइड करने के लिए कि जो इंडस्ट्री का मीडिया बायर जो बैठा हुआ है, जो कि आपको पर 10 सेकेंड का जो रेट देता है, उसके लिए ये पैमाना है कि वो किस बेसिस पे दे। वो अगर आप कैसे लेगा, कैसे वो फैसला ले, तो उसने ये चीज इजाद उसके फैसला लेने के दूसरे भी जिसे कहते हैं परिमाण हो सकते हैं, मानक हो सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, इकोनॉमिस्ट करके मैगजीन है, दुनिया की सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं एक जोर वाली जो मैगजीन अगर आर्थिक मामलों पे वो 1 लाख भी नहीं बिकती दुनिया में। लेकिन अगर उसके कवर पे कुछ लिख देते हैं कि टोनी ब्लेयर हैज टू गो, तो टोनी ब्लेयर को जाना पड़ेगा, सबकी समझ में आ जाता है। तो एक आपके जो कहते हैं ना आवाज में दम है, वो भी चीज हो सकती है। लेट्स नॉट कंपेयर आवरसेल्व्स विद इकोनॉमिस्ट, बिकॉज इकोनॉमिस्ट का इतना बड़ा ब्रांड जो है, इतने सालों का उसका रेपुटेशन और ये सब चीजें हैं। टेलीविजन जो है और खास करके न्यूज चैनल पिछले 10 साल की ही देन है। और इस ग्रोथ में कंज्यूमरिज्म जो है वो सोसाइटी पर इतना हावी हो गया है कि कोई एक मीडिया प्लानर कैसे डिसाइड करेगा कि मैं क्यों ये स्पॉट खरीदूंगा और क्यों ये नहीं। एक बिजनेस है, एक क्रिएटिविटी है, दो चीजों को हम कंफ्यूज कर रहे हैं। नहीं, बीबीसी CNN जैसे जो चैनल्स हैं वो शुद्ध रूप से प्योर न्यूज चैनल्स हैं, उसमें एंटरटेनमेंट का पार्ट 0 है। थोड़ा बहुत है, फिल्म के बारे में बताते हैं, मामूली, वो फुटबॉल के बारे में बताते हैं। लेकिन हम लोग जो जिस बात की बात कर रहे हैं या टीआरपी की भी बात कर रहे हैं, वो न्यूज कंटेंट अलग, एंटरटेनमेंट कंटेंट अलग। उन्होंने बीबीसी और CNN की बात की। बीबीसी इज अ पब्लिक ब्रॉडकास्टर, उसकी पूरी की पूरी फंडिंग वहां के पब्लिक मनी से आती है। उसके साथ साथ हमारे दूरदर्शन है, हमारे दूरदर्शन का जो मामला था, ये टीआरपी के मामले में मैं कहना चाहता हूं कि दूरदर्शन को टीआरपी की कोई चिंता नहीं थी, परंतु आई एम फॉर प्राइवेटाइजेशन, एक मिनट आप बताइए। आप 11 एमपीओ की मेंबरशिप गई। अभी राजेश मांझी है, एक राष्ट्रीय जनता दल के एमपी, उनको 30 दिन का स्पीकर ने नोटिस दिया। ये जानबूझ के पत्रकारों पे एक बंदिश लगाना चाहते हैं। 84 में मीडिया नहीं था ना, इसलिए कोई सजा नहीं हुई आज तक। गुजरात में क्यों हुई सजा? अभी फर्जी इनकाउंटर हुआ है, मीडिया की वजह से हुआ। अब ये वो आर के शर्मा जो पीएमओ में रह के गए हैं, वो क्यों पड़ी शिवानी भटना करके गए इसमें? क्योंकि मीडिया था। यदि मीडिया नहीं रहेगा तो इन नेताओं की और अफसरों की दादागिरी चलेगी। और ये मीडिया के बाद मैं आपको और इसी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसके बाद ये जुडिशरी पे प्रतिबंध लगाने की भरपूर कोशिश करेंगे। चलिए, मीडिया ने जिम्मेदारी जो है वो बढ़ाई है हमारे व्यवस्था की, चाहे वो नेता हो और चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो सरकार हो, ये बात है। इस पर बात करेंगे, अभी कुछ देर में हाजिर होते हैं। और तमाम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं उनसे भी सवाल, उनके जो सवाल उठते हैं, क्योंकि ये लोग जो हैं ये टेलीविजन के कंज्यूमर हैं, ये टेलीविजन के व्यूअर हैं, और इनसे बढ़ के टेलीविजन वालों के लिए कोई नहीं है। 56388 पर आप क्या समझते हैं? आप न्यूज चैनल्स पर क्या देखना चाहते हैं, क्या नहीं देखना चाहते हैं? हमें SMS कीजिए। अभी कुछ देर में हम फिर हाजिर होते हैं।
हम लोग में आज हम बात कर रहे हैं टेलीविजन पर, टेलीविजन के बारे में। क्या न्यूज चैनल्स को अपनी रवायत बदलने की जरूरत है? क्या न्यूज चैनल्स पर एक कंटेंट कोड, आचार संहिता लागू होनी चाहिए? और इसके लिए अगर देखा जाए तो पिछले दिनों में किस तरह की चीजें आई हैं सरकार की, जो कि न्यूज चैनलों ने लोगों के सामने रखी हैं। मैं आपको जल्दी से 4-6 चीजें बता देता हूं कि ऑपरेशन वेस्ट एंड था, जिसमें कि जो घोटाला जो होता है सैन्य सामान खरीदने पर, उसको लेकर के बहुत बड़ा हंगामा हुआ। उससे पहले क्रिकेट एक्सपोजे जो हुआ, जिसमें कि कई सारे हमारे क्रिकेटर जो हैं उनके ऊपर कार्रवाई की गई, जो बता रहे थे ये कि सांसद जो हैं वो पैसे लेकर के सवाल बोल रहे हैं, उस पर खुद संसद ने कार्रवाई की। एमपी लेड फंड में जो गड़बड़ियां हुई उस पर बाकायदा संसद ने कार्रवाई की। आपके चैनल ने घूस महल दिखाया था, जिसपे 82 लोग सेल टैक्स डिपार्टमेंट के हैं वो बर्खास्त किए गए। हमारे चैनल ने दिखाया कि प्रोसिक्यूशन और डिफेंस मिलकर किस तरह से एक केस को, जो बहुत ही चर्चित केस है, उस पर उसको फिक्स करना चाहते हैं। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई की। कैपिटेशन फीस के ऊपर हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र की ने कार्रवाई की। और अच्छे काम जो हैं वो भी टेलीविजन में हुए हैं। लेकिन सुधीर भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अच्छे काम सब भूल जाते हैं, एक खराब काम होता है उसको लोग कहते हैं कि इसको टांग दो। अब देखिए, मीडिया ने कितने अच्छे काम भी किए होंगे। मेरा चैनल, जिस पर अभी मुझे इतने सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, हमने 15-20 दिन पहले एक फेक एनकाउंटर के बारे में रिपोर्ट छापी थी, चलाई थी, लोगों को बताया था। सबने ये कहा था कि ये एनकाउंटर फेक है। हमने उसमें इन्वेस्टिगेशन किया था, पुलिस का ही एनकाउंटर था, और उसमें यह पाया गया था कि ये एनकाउंटर फेक नहीं है, वो एनकाउंटर रियल है। उसमें हमने विटनेस पेश किए थे जितने लोगों के सामने, लेकिन लोग शायद उसको भूल गए। राम सेतु की अभी इतनी चर्चा हो रही है, राम सेतु पर पॉलिटिक्स को लोग दिखा रहे हैं, जो बंद हो रहा है, तोड़फोड़ हो रही है, उसको लोग दिखा रहे हैं, चैनल्स दिखा रहे हैं। हमने राम सेतु जहां एक्चुअली है वहां पर अपना रिपोर्टर भेजा, राम सेतु की तस्वीरें हमने लोगों को दिखाई, और ये कोई टीआरपी जनरेटर स्टोरी नहीं है, खबर नहीं है, लेकिन उस चीज को लोग भूल जाते हैं। एक कहीं कोई छोटा एक्सीडेंट अगर होता है, एक्सीडेंट नहीं मतलब गलती होती है, ये गलती होती है। इसको मैं ये कहूंगा कि आप सबसे पहले इंटेंशन देखिए, मीडिया की इंटेंशन। क्या कंज्यूमर की तरफ से आप बोलेंगे? देखिए, ऐसा है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 26 जून 1975 को जब सेंसरशिप लगाई गई इमरजेंसी के दौरान, वो सबसे काला धब्बा था हमारे लोकतंत्र पे। तो और हम ये नहीं चाहेंगे कदापि कि सेंसरशिप की पावर ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस के हाथ में कभी भी देश में आए। इसलिए हम रेगुलेशन को सपोर्ट करते हैं, परंतु फ्रीडम ऑफ द प्रेस को भी सपोर्ट करते हैं। परंतु यदि आप पैसे के प्रभाव में, दुश्मनी में, राजनीतिक द्वेष से प्रेरित या किसी और भावना से प्रेरित पब्लिक को गुमराह करेंगे तो लक्ष्मण रेखा के बाहर जाएंगे और उसमें लगाम लगनी चाहिए। सही बात। लक्ष्मण रेखा को हम मान लेते हैं जो क्रीज होती है क्रिकेट में, क्योंकि क्रिकेट का माहौल चल रहा है कि आप क्रीज से बाहर जाके आपको ज्यादा नहीं खेलना चाहिए, तो आउट हो जाएगा। लेकिन साथ ही पंकज, ये भी है कि समस्या जो है ना, देखिए अखबार में जो लोग चिट्ठी लिख सकते हैं संपादक को, रेडियो में भी है, लिसनर्स कॉलम्स है। दुख का बात है आज खबरों का टेलीविजन चैनल में दर्शक का क्या कहना है, दर्शक का कहना अभी मैं पूछता हूं, ये कोई प्रोग्राम नहीं है, होना चाहिए। मैं दो चीज और कहना चाहता हूं पंकज। देखिए, ये टेलीविजन चैनल चलाना ये एक व्यापार है, एक बिजनेस है, मगर पत्रकारिता, जर्नलिज्म ये एक प्रोफेशन है। भारतवर्ष एक देश है पूरे विश्व में जिसमें 40 खबरों का चैनल है। इतना प्रतिद्वंदिता है, फिर भी ये प्रतिद्वंदिता आम आदमी को फायदा दिया। आज वी आर लेस करप्ट एज अ नेशन, बट इसका एक और दिख है, ये प्रतिद्वंदिता के लिए नीति नैतिकता का बाद भी ऐसे लोग हैं जो भूल गया, और ये सुधीर चौधरी जी जानते हैं हमसे ज्यादा। बिल्स जो व्यापारिक जो मामला है उसको हमको, आपने जो कहा प्रोफेशनल जो मामला है, जो व्यवसाय जो मामला है आपका, क्रिएटिव जो मामला है, जिसमें हम हमारा जो संविधान में जो आजादी दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है अभिव्यक्ति की, उसको अलग करके दोनों को देखना होगा। मैं कहना चाहता हूँ कि मीडिया बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ कानून भी जरूरी है। अभी जो इन्होंने दिखाया बुलबुली खाने और बच्चों के बारे में, वो ऐसी जगह थी जहां फिसाद हो सकते थे, दंगे हो सकते थे, इस तरह पेश किया गया। वो तो कहो कि हमारे डिपार्टमेंट अच्छे थे, जहां फिसाद नहीं हुआ, ये चीज नहीं होनी चाहिए। दूसरी, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं पंकज जी को कि हमें ये पता नहीं था कि बिहार के अंदर 14% लोगों के यहाँ बिजली है। ये बड़ी शर्म की बात है, अवेयरनेस बहुत बड़ी शर्म की बात है। ये हमें मिली, इसकी हम मुबारकबाद दे रहे हैं, और वहां की सरकार को चाहिए कि वो शर्मिंदा हो। और आगे हमारे सेंटर भी देखे कि इसको लाइट देना जरूरी है, जबकि बिहार के नेता तो बड़े बड़ी बातें करते हैं। बिल्कुल, स्पष्ट करनी आवश्यक है। हाँ, एक तो ये जो चाइनीज वॉल बनाई जा रही है, क्रिएटिविटी एक तरफ और कमर्शियल एक तरफ, ये गलत है।
जो मूल मुद्दा यही है कि कमर्शियल कंसिडरेशंस, टीआरपी रेटिंग के फिगर्स वगैरह वगैरह आपकी क्रिएटिविटी को निश्चित करते हैं। मैं यही कह रहा हूं, तो ये चाइनीज वॉल नहीं है। तो इसलिए वो लिमिट करते हैं। आज आप अगर बात करें रेगुलेटर की, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप समझते हैं कि अमुक समय पे इस प्रकार का जो स्टिंग ऑपरेशन है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट टीआरपी रेटिंग है, इसका और करो। उस चक्कर में क्योंकि आपका टीआरपी रेटिंग मेरे से ज्यादा है, मैं उससे भी बड़ा स्टिंग ऑपरेशन करता हूं और ये प्रॉब्लम होती है। तो ये चाइनीज वॉल ऐसी नहीं है। क्रिएटिविटी लिंक्ड है आपके मेथड ऑफ सैंपलिंग से, आपके कॉमर्स से, आपके एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू से। नंबर दो, जब आप रियल बात करते हैं तो आपको ये पूछना पड़ेगा कि प्रैक्टिकल आप क्या हल निकाल सकते हैं। अभी तक मैं समझता हूं कि किसी चैनल में, एक जमाने में प्रिंट मीडिया में शुरू हुआ था, लेकिन वो भी बंद हो गया एक तरह से, और मैं समझता हूं विजुअल मीडिया में है ही नहीं, कि आपका इंटरनल ऑम्बुड्समैन है कहीं। अगर मैं एग्रीव्ड हूं, मैं देखता हूं इनका प्रोग्राम और मैं समझता हूं कि मेरे साथ अन्याय किया गया है, मैं कोर्ट में जाऊंगा। आप जानते हैं कोर्ट में क्या होता है इंडिविजुअल केस में, वो सब बात की बात है। क्या आपके पास कोई ऐसी संस्था है इंटरनल जिसमें कि मैं जाके कंप्लेन कर सकता हूं कि एनडीटीवी की संस्था हो, आपका ही एक नुमाइंदा हो, इंडिपेंडेंट निष्पक्ष रिटायर्ड जज हो? ये है ही नहीं कोई। हमारे यहाँ कैसे बात करते हैं? सीनियर एडिटर्स हैं, मुझे बताइए कि क्या हमारे सीनियर जो एडिटर्स हैं वो उस ओम्बुड्समैन की जो भूमिका है वो नहीं निभाते? नहीं, मुझे लगता है कि सीनियर एडिटर्स के अलावा आपको एक पैरेलल अथॉरिटी डेफिनेटली रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं एज अ मीडिया पर्सन मैं ये बोल सकती हूँ, इतने साल मीडिया में काम करने के बाद और वैरिड एक्सपीरियंस फ्रॉम एंटरटेनमेंट टू न्यूज, कि एक आज कहीं ना कहीं मीडिया को भी अकाउंटेबल होना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मीडिया क्या होता है कि उस 8 घंटे की और उस 24 घंटे की आपाधापी में आप इतने ज्यादा प्रेशर में होते हो कि आप कहीं ना कहीं जो एडिटर है, जो सीनियर प्रोफेशनल्स हैं, वो बॉग डाउन हो जाते हैं, और एक जो एक निष्पक्ष व्यू जो है, एक अलग से देखने का, वो कहीं ना कहीं आपका शेडेड हो जाता है। ये जो बात है, तो किस तरह से ठाकुर ने और अनुराधा ने जो अभी बात बताई, वो प्रेशर्स और कंपटीशन दोनों विषय थे। इसीलिए मुझे लगता है टीवी का और रेगुलेटरी बॉडी का कैसे होगा तुलना जो है ना, वो मोबाइल और टीआरआई के साथ जोड़ना चाहिए। जैसे मोबाइल ये आम जनता तक पहुंची, लेकिन उसमें कंटेंट नहीं है, मोबाइल में कंटेंट नहीं है, मोबाइल में केवल कंटेंट का सवाल नहीं, यूटिलिटी का मामला है। मोबाइल में यूटिलिटी का मामला करना पड़ेगा। टॉकिंग अबाउट यूटिलिटी, जितना मोबाइल का यूटिलिटी उतना टीवी का यूटिलिटी भी है। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी हम कुछ देर में हाजिर होते हैं और ये देखेंगे कि कैसे ये कंटेंट बन सकता है, किस किस स्तर पे बन सकता है, और कैसे इसे बनाने की कोशिशें जो हैं वो बाकायदा की जा रही हैं। आप क्या समझते हैं? आप टेलीविजन पे क्या देखना चाहते हैं, क्या नहीं देखना चाहते हैं? 5638 पर हमें आप SMS कीजिए और ये बहस अभी यहाँ पर जारी रहेगी। हम लोग आज बात कर रहे हैं टेलीविजन पर, टेलीविजन के बारे में। क्या टेलीविजन को नियामक यानी रेगुलेटर की जरूरत है? क्या टेलीविजन में जो सॉफ्टवेयर है, यानी कि जो चीजें आप देखते हैं पर्दे पर, उसके लिए एक आचार संहिता, कंटेंट कोड की जरूरत है? ये बड़ा सवाल जो है वो सामने आता है, और खासकर हिंदी टेलीविजन को लेकर के जो बहस छिड़ी हुई है उस पर ज्यादा आता है। मैं आपको ये बता दूं कि ये बहस इसलिए छिड़ी हुई है कि पिछले साल 2006 में जो कुल एड रेवेन्यू हमारा टेलीविजन का था, उसमें आधे से भी ज्यादा, न्यूज की अगर हम बात करें तो वो हिंदी का था। 980 करोड़ रुपए का एड रेवेन्यू पिछले साल में आया है, जिसमें कि 496 करोड़ का एड रेवेन्यू जो है वो हिंदी को गया, 209 करोड़ का अंग्रेजी को गया, बिजनेस को 199 करोड़ का गया, और जो हम भाषाएं कहते हैं कि टेलीविजन इतनी अलग अलग भाषाओं में आ रहा है, उन सब भाषाओं को मिला करके 73 करोड़ रुपया जो है वो न्यूज का जो है वो वहां पर गया है। तो ये इसलिए मारामारी भी है कि हिंदी जो है उस पर पैसा लगा हुआ है। 50 करोड़ लोग देश में हिंदी समझते हैं, बोलते हैं, उसमें अपनी चीजें जो है वो ग्रहण करते हैं। लेकिन इस टेलीविजन को सिर्फ हम नहीं देख सकते, जैसा कि ये कह रही थी कि एक प्रोडक्ट की तरह हम नहीं दे सकते टेलीविजन को, क्योंकि न्यूज जो है उसकी अपनी अलग अस्मिता है और उसको बनाए रखना चाहिए। लोग क्या चाहते हैं कि किस तरह से इसमें एक आचार संहिता या संयम जो है वो कैसे शामिल किया जा सकता है, आप बताइए। ये जो कंपैरिजन जो किया हुआ है टीआरपी और एग्जिट पोल का, यही गलत है एक्चुअली। जो इलेक्शन में आप एग्जिट पोल देखेंगे कि जो ज्यादातर वोटिंग होती है वो गांव से ही होती है, ठीक है, गांव से वोटिंग होने के, और उसका ये जो टीआरपी है ये सीटीओ का देखा जाता है, इसीलिए एग्जिट पोल गलत हो जाता है, इसलिए टीआरपी भी गलत हो सकता है, ये भी सोचिए आप। हाँ,
पंकज जी, मैं एक आम दर्शक के हद से ये कहना चाहता हूं कि अधिकतर चैनल्स अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे सुदीप जी ने कहा है, ऐसी बात नहीं है, और वो अपने एसएमएस के जरिए, मेल के जरिए उन्हें बताते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चैनल्स को अपने आत्ममंथन करने की जरूरत है। गणेश चतुर्थी कल मनी है, राखी सावंत को भी दिखा दिया उसमें। हम सलमान खान जेल में क्या खा रहा है ये दिखा रहे हैं, और सेना पे जवान किस हालात में रह रहे हैं ये बहुत कम दिखाते हैं। सेना पे जवान क्या खा रहा है ये नहीं दिखाते, सलमान खान और संजय दत्त जेल में क्या खा रहे हैं ये दिखाते हैं। हाँ, आप बताइए। कोड ऑफ कंडक्ट तो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उस कोड ऑफ कंडक्ट के जो बोर्ड के मेंबर होंगे वो कहाँ से आएंगे, क्या उसको पॉलिटिकल लोग हैंडल करेंगे या आम पब्लिक से लोग आएंगे या प्रोफेशनल होंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट। बिल्कुल सही बात। नकवी साहब ये बताइए कि कैसे कैसे होगा, उन्होंने कहा कौन लागू करेगा, कौन बनाएगा, कौन लागू करेगा? देखिए, मुद्दा यह है, कुल मिलाकर के मैं समअप करना चाहता हूं, ब्रॉडकास्टिंग बिल और कंटेंट और स्टिंग ऑपरेशन और टीआरपी को लेकर जो सारी बहस हुई, पहली बात यह है कि एक तो बहुत मिसकंसेप्शन है जो टीआरपी को लेकर था, वो मैंने साफ किया। स्टिंग ऑपरेशन से किसी चैनल की व्यूअरशिप नहीं बढ़ती, टीआरपी नहीं बढ़ती, ये हमेशा घाटे का सौदा होता है, पैसे खर्च होते हैं और 1% की टीआरपी नहीं बढ़ती। पहली बात तो मैं बता दूं, एक तो इसलिए ये मिसकंसेप्शन है। हाँ, इससे डर लोग जरूर खाते हैं, भय खाते हैं, क्योंकि बहुत से पॉलिटिशियन, बहुत से करप्ट लोगों को बेनकाब करते हैं हम, एक। लेकिन दूसरी बात जो यहाँ पर है, जो रेगुलेटर की बात हो रही है कि भाई रेगुलेटर उदाहरण देते हैं कि भाई ब्रिटेन में ऐसा रेगुलेटर है, कनाडा में ऐसा रेगुलेटर है, अमेरिका में ऐसा रेगुलेटर है। तो भाई मैं पूछता हूं कि भारत में वैसी डेमोक्रेसी है क्या, भारत में वैसा लोकतंत्र है क्या कि आप वैसा रेगुलेटर यहां उठा के लाइएगा? तो वैसा मॉडल नहीं चलेगा, एक बिल्कुल साफ। यहां पर जो न्यूज है, जो प्रेस है और जो न्यूज चैनल है, वो लोकतंत्र के चौथे खंभे हैं और लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए इनकी आजादी बहुत जरूरी है, एक। और सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए, लगाम होनी चाहिए, लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, एथिक्स होनी चाहिए, इससे किसी को इनकार नहीं है। और हाँ, ऑम्बुड्समैन की बात उठी, ऑम्बुड्समैन होना चाहिए। हम लोग इसी बात की को कह रहे हैं कि भाई सरकार ये ना करे, हर चैनल अपना ऑम्बुड्समैन रखे। एक न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन बनी हुई है, वो अपना ऑम्बुड्समैन रख रही है, वो अपना एक मैकेनिज्म डेवलप कर रही है ताकि कैसे जो है कंटेंट कोड बनाया जाए और कैसे उसका पालन हो। किसी भी संस्था को देश के सभी जो ऑर्गन्स हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, कोई भी कानून के ऊपर नहीं होती है। अब हम बात कर रहे हैं इस वक्त न्यायपालिका में भी एक आंतरिक प्रोसीजर बहुत अरसे से चल रहा है अपने आप को प्रतिबंधित करने का, वो भी नहीं है मीडिया में। और अभी बिल है जो कि न्यायपालिका के लिए भी इस प्रकार का कमीशन बनाने की बात चल रही है। तो अगर न्यायपालिका जैसी संस्था और स्तंभ को आप कर सकते हैं, तो किस बूते पे मीडिया कहती है कि इधर हमको छुओ ही नहीं, देखो ही नहीं। नंबर एक। नंबर दो, इक्वेशन बिल्कुल ये नहीं है कि या तो आप रेगुलेटर रखिए और या आप एकदम फ्री फॉर ऑल रखिए, या तो सेंसरशिप होगी, मीडिया खत्म हो जाएगी, और या रेगुलेटर होगा। ये इक्वेशन एकदम नहीं है। हमारे यहां पर संविधान जैसी ऊंची चीज में प्रेस फ्रीडम है, और आज हमारे उच्चतम न्यायालय के इतने जजमेंट्स हैं कि हमारे यहां प्रेस फ्रीडम को छू नहीं सकता। इस वक्त हम बात नहीं कर रहे हैं कंटेंट की, उस हिसाब से हम कर रहे हैं कि एक बाउंड्री होगी जिसको कोई ना कोई अंपायर करेगा, बिल्कुल। और अगर उसको न्यूनतम रूप से करेगा तो मैं समझता हूं कि ये इससे जो अच्छे चैनल्स हैं, अच्छा काम है, अच्छी चीजें, वो ज्यादा प्रज्वलित होंगे। बहुत बढ़िया। ये सही बात इसमें यह है कि जो एक टैलेंट है, जो चीजें उभर के सामने आ रही हैं, उस पर एक रोक ना लगे। एक तो लोकतंत्र की बात इन्होंने की। हमारे देश की डेमोक्रेसी, लोकतंत्र किसी भी पश्चिमी देश के लोकतंत्र से कम नहीं है। हम बहुत डेमोक्रेटिक अलग है, इनका कहना है कि वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। और मजबूत भी है, स्ट्रांग भी है। सेम मॉडल नहीं है। और इन्होंने जिस इमरजेंसी की बात की, उस इमरजेंसी में प्रेस पर सेंसरशिप होने के बाद भी, जब चुनाव हुए 2 वर्ष के बाद, तब जिसने इमरजेंसी लागू की और सेंसरशिप लागू किया, उस पार्टी की सफाई हुई। ऐसा नहीं कि उस समय प्रेस को बंद करने से हमारी डेमोक्रेसी समाप्त हो गई, ऐसा नहीं हुआ। 1975 में अगर इस तरीके के न्यूज चैनल्स होते तो इमरजेंसी नहीं लग पाती। दूसरी बात नहीं, ऐसी बात नहीं, इमरजेंसी का चर्चा अभी हम नहीं करेंगे, लेकिन सेंसरशिप की बात है। सेंसरशिप के बावजूद भी हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रांग रही, ये एक बात। तीसरी बात, जहां तक कंटेंट्स की बात है, वहां पर भी पश्चिमी देशों में जो कंज्यूमर मूवमेंट जिसको कहते हैं और एनजीओ जिसको कहते हैं, वो बहुत स्ट्रांग है। हमारे देश में इन सभी चीजों को भी स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है, उससे हमारी उपयोगिता ज्यादा होगी। इसीलिए हमने प्रोफेसर खन्ना को आज बुलाया। मुक्त सर में खत्म करेंगे। देखिए, आप जो है देखिए, एक कहावत है, भय बिन प्रीत न कोई। जब तक रेगुलेशन नहीं होगा तब तक सेल्फ रेगुलेशन का सवाल ही नहीं उठेगा। ये सेल्फ रेगुलेशन के बाद अब क्यों उठ रहा है? पिछले 2 महीने से ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री ने 4 साल पहले कमेटी बनाई थी ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन की, कोड बनाने के लिए। आज 4 साल में क्यों नहीं बना? क्योंकि अब बिल ऐसी जगह पे आ गया कि सबको लग रहा आ जाएगा। इसीलिए
कानून अपनी जगह है, सेल्फ रेगुलेशन अपनी जगह है, परंतु कोई भी कानून हम उसका समर्थन नहीं करेंगे जो सरकार, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस के हाथ में प्रेस की गर्दन मरोड़ने के लिए ताकत दे दे। ये हम कभी बर्दाश्त नहीं। ये बिल्कुल, और मेरे ख्याल से ये इसी उस पर हम कार्यक्रम जो है यहाँ पर खत्म कर सकते हैं। ये कड़ी हमारी जारी रहेगी, ये बहस भी जो जारी रहेगी, स्टूडियो से बाहर जारी रहेगी, घरों में जारी रहेगी, आपके ड्राइंग रूम में ये बहस होनी चाहिए और तभी कोई चीजें हमारे पास तक पहुंचेंगी आपके ड्राइंग रूम से और हम भी उसको आगे बनाएंगे। हिंदुस्तान में पिछले 60 साल में सबसे बड़ा रेगुलेटर जो है वो देश का चुनाव आयोग है, जिसकी तूती जो है वो विदेशों तक में बोलती है। लोग हमसे सीखना चाहते हैं कि कैसे हम इतनी बड़ी डेमोक्रेसी को चलाते हैं, और उसी डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है मीडिया, और इसको भी हम वैसे ही चलाएंगे अगर हम सब जिस तरह से बैठ के मिलकर हम यहाँ बात कर रहे हैं, ऐसे ही बात सभी तरह के अलग अलग मंचों पर हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग में आज इतना ही, नमस्कार।